Chapter 8, performance of a contract. Performance of a contract means when there is a contract in between the parties, there is a consideration in between the parties, or those consideration when you have to be fulfilled, that is called the performance of a contract. For example, whenever you have to go to a bookshop to buy a book, then you have to pay something and you will get the book. That is the performance from both ends. That is the consideration from both ends. Once give the book and then make the payment. That's the performance. That's they are discussing about the performance of a contract. आगे देखिए performance of a contract में single आगे क्या कहते हैं इनमें performance of a contract में promise होता है in between the two parties. One who make a promise to the other, who propose to the other, that is called the promisor, and the other to whom the proposal is made, that is called the promise. ठीक है, जो प्रपोज करता है उसको प्रोमिसर कहेंगे, जिसको प्रपोजल दी जाती है उसको प्रोमिसी कहते हैं. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. So we should know what is the difference between the promisor and promisee. और ये चीज क्लियर हो जाने के बाद अब आगे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल promisee. A single promisee, the rules to demand performance are as under. इसकी एग्जांपल देखें. A promise. सब नंबर बताइएगा जी. पेज नंबर. चैप्टर 8 है परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. इसमें नंबर 1 है प्रोमिसेस, वो मैं पढ़ रहा हूँ. इसकी एग्जांपल पढ़ने लगा हूँ. ए प्रोमिसेस B that A will pay rupees 500 to C. A did not pay to C. Only B can demand performance from A. C cannot demand performance from A. अब कहते हैं कि A और B के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें A ने B को कहा कि वो B जो है वो C को 500 रुपीज देगा, लेकिन B C को 500 रुपीज नहीं देता. तो उसके बाद वो कहता है कि अगर वो उसके ऊपर दावा करे, केस करे या डिमांड करे तो ए बी से डिमांड कर सकता है टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी बी से डिमांड नहीं कर सकता कि 500 रुपए आप मुझे दें, क्योंकि देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन बी एंड सी. देयर इज अ कंसिडरेशन इन बिटवीन ए एंड बी. द परफॉर्मेंस इन बिटवीन ए एंड बी, नॉट बी एंड सी. वो सी के हक में है, लेकिन परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के दरमियान है. अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो बी डिमांड करेगा ए से, ना कि सी डिमांड करे बी से. तो भाई तुम क्यों नहीं देते. ठीक है, तो इस तरह जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा दे आर एंटाइटल्ड टू बी क्लेम दैट डिमांड, और वो सी नहीं कर सकता. आगे देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ये है कि अगर ए और बी के दरमियान कोई मुआहदा होता है, कोई मतलब वो फर्ज करें को घर खरीदते हैं, लेकिन इसी दौरान जो ए या बी फोत हो जाता है तो उसके बाद वो अगर मुआहदा अधूरा रह जाता है, आपने पेमेंट कर दिया, आपको पोजेशन नहीं मिला, देन यू फाइल स्पेसिफिक सूट. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है जिसने वो घर परचेज करना था वो तो बंदा फोत हो गया, अब उसकी जगह पे कौन पार्टी बनेगा, कौन डिमांड करेगा. तो यहाँ पर ऐसे मामला जहां पर वो शख्स जिसने मुआहदा किया और वो फोत हो गया, तो लीगल एयर्स में कौन आएगा, उस शख्स की बेटी, उसका बेटा, जितने भी हैं बेटे बेटियां और वालदा, वो तमाम के तमाम दे आर एंटाइटल्ड टू बी फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो घर उन्होंने परचेज किया है, जिसकी पेमेंट की है, तो वो उसको उनका पोजेशन दे. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें. जी मैंने किया है, बस वो जब इंटेंट इधर पढ़ाने की तरफ तवज्जो होती है तो वो उधर गैदरिंग हो जाती है, तो बस चले. एनीवे, अच्छा आगे देखें थर्ड पार्टी. इसमें ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी अंडर ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम. एम कैन डिमांड the performance of a contract from B. अब यहाँ पर A B को प्रॉपर्टी दे रहा है कि इस प्रॉपर्टी से जो फायदा हो
वो एम एक ट्रस्ट है, यतीम खाना है, तो वो उसको जो प्रॉफिट होता है वो उसको दे दे। लेकिन बी क्या करता है, जो प्रॉफिट आता है वो खुद खा जाता है और ट्रस्ट को नहीं देता, जो बॉडी एम है। तो यहाँ पर जो बॉडी एम है, ही हैज अ राइट, ट्रस्ट बॉडी कैन ए क्लेम, कैन ए डिमांड, कैन ए फाइल सूट अगेंस्ट बी, कि ए ने जो प्रॉपर्टी दी थी बी को, कि बी को पाबंद किया था कि उससे जो मुनाफा है वो एम को दे दे, और अगर वो एम को नहीं देगा, क्योंकि एम यहाँ पर ट्रस्ट बॉडी है, एक यतीम खाना है या ट्रस्टी है, तो वहां जो भी कोई लोग गरीब रहते हैं उनकी हेल्प के लिए वो पैसे रखे गए हैं, जो चैरिटी के पैसे हैं। तो लिहाजा वो लोग जिनके लिए रखे गए, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं बी के खिलाफ, कि वो हमें पैसे दिए जाएं। तो दैट इज लीगल, दैट इज राइट। आगे देखें, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। promiser, a contract must be performed by the promiser himself in case of a contract involving personal skills, taste, promiser himself. अब इसमें क्या है कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो पिक्चर बनाए, ठीक है। ए मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, तो वो उसको खुद ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक ए और बी, ए कहता है मैं बी को आपको 10,000 दूंगा, आप मेरी तस्वीर बनाए। तो बी इज आर्टिस्ट, तो जो स्किल उसके पास है, अगर वो सी बनाए तो सी वो वैसा नहीं बना पाएगा, डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस। तो इसलिए जो स्किल जिसके पास होता है वो वही स्किल परफॉर्म कर सकता है, और ये इसमें वो किसी तीसरे बंदे को नहीं कहेगा कि वो उसको करे। तो लिहाजा वो उसको करना होगा, और उस परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि ये स्किल है और स्किल बी कर सकता, सी नहीं कर सकता। एजेंट, ए प्रॉमिस टू सेल गुड्स टू बी, ए कैन अपॉइंट। अब ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो ए बी को कहता है कि मैं जो घर को सेल आउट करना है, लेकिन बी जो है खुद उस घर को सेल करने के बजाय अपने एजेंट को अथॉरिटी दे देता है कि आप मेरी बजाय उसको सेल करें। तो ये दे कैन डू, तो एजेंट कैन डू, बिकॉज एजेंट इज डूइंग अ वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बी, बी इज द ओनर। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान है, व्हेन बी गिव अथॉरिटी टू his agent, the agent can sell out that property. आगे देखें फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसकी जैसे मिसाल मैंने आपको दी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, पहले भी नीचे मिसाल है, परमिशन टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन 1 मई ऑन पेमेंट ऑफ ₹1,000। अब ए बी को कहता है कि आपने 1 मई को गुड्स देनी है, और बी उसको 1,000 देगा। ए ने बी को गुड्स देने हैं और बी उसको गुड्स के अगेंस्ट को 1,000 देगा। लेकिन 1 मई को क्या होता है, बी जो है वो फोत हो जाता है, ए गुड्स लेकर उसके पास आ जाते हैं बी फोत हो जाता है पहले। तो अब वो 1,000 जो है वो कौन पे करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी वालदा, दे आर एंटाइटल्ड टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पाबंद होगी कि वो उसको वो पेमेंट करें, और वो गुड्स के अगेंस्ट जो है 1,000 रुपए उसको पे करें। आगे देखें, थर्ड पर्सन, ए borrows ₹2 lakh फ्रॉम बी एंड promises to repay। अब इसमें क्या है कि ए बी से बारो करता है 2 लाख रुपए, और उसको कहता है मैं 1 मंथ के बाद आपको दे दूंगा, लेकिन 1 मंथ में इज फेलियर टू बी रिटर्न बैक दैट अमाउंट। तो अब क्या होता है, उसके फादर जो है वो बी ए को जो है 2 लाख रुपए दे देते हैं। जब फादर उसके पैसे दे देते हैं तो देयर इज नो चार्ज रिमेन्स अगेंस्ट बी, तो वो नहीं रह जाता, वो डिस्चार्ज हो जाएगा जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था कि उसने वो पेमेंट करनी है, क्योंकि उसकी जगह उसके थर्ड पर्सन जो था, जो फादर था, उन्होंने जो बारोड अमाउंट 2 लाख रुपए वो उन्होंने पे कर दी। इस तरह उसके दरमियान जो लाइबिलिटी थी वो डिस्चार्ज होगी। परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। अब परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में ये है कि यहाँ पर पहले तो है ना, ए और बी, प्रॉमिस एंड प्रॉमिस, ए एंड बी,
यहाँ है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसरी। अब इसमें क्या है कि जॉइंट प्रोमिसरी के 1, 2, 3 वो प्रोमिसर भी हो सकते हैं, प्रोमिसरी भी हो सकते हैं। मीन यहाँ पर एक से ज्यादा जब होंगे तो वो जॉइंट परफॉर्मेंस में आ जाएगा। इसमें देखिए डिमांड फॉर परफॉर्मेंस में A borrows rupees 2 lakh from B and C. Only B and C can demand the performance jointly. अब A ने B and C से कुछ रकम बारो की है, तो जब A अपनी रकम को डिमांड करेगा कि मेरी रकम रिटर्न बैक करें, तो वो B and C दोनों से डिमांड करेगा। A यहाँ पर प्रोमिसर है और B and C प्रोमिसरी, तो वो चूंकि प्रोमिसर ने उसको रकम दी है तो वो उसको क्या करेगा, B and C दोनों इंटाइटल हैं, क्योंकि ज्वाइंटली परफॉर्मेंस हुई है, तो लिहाजा अब जब रकम देने की बारी आएगी तो वो ज्वाइंटली उसको पे बैक करेंगे। आगे देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह A बारो रुपीज 5 lakh फ्रॉम B and C, ये B डाइस। अब इसमें यह है कि A ने रकम बारो की B and C से, अब जब रकम वापस करनी है तो उसमें से B फोर्थ हो जाता है या C फोर्थ हो जाता है। तो चूंकि B and C both are entitled to be return back that amount, that borrow amount. So what happens if any one of them is died, like if B is died, then B's legal heirs plus C will be returned back that borrow amount. अगर C फोर्थ हो जाता है then C's legal heir and D, तो वो दोनों जो हैं वो उसको borrowed amount वापस करने के पाबंद होंगे। Performance of a contract. All promisors A, B, and C jointly promise to pay rupees 3,000 to D. A, B, and C must contribute rupees 1,000 each. If A dies, then legal heirs representative of A are liable to pay rupees 1,000 along with B and C. अब A, B and C ने jointly promise किया to pay 3,000 rupees to D. A, B, C ने promise किया to pay 3,000 to D. अब क्या होता है यहाँ पर कि तीनों ने 3,000 देना है, इट मींस के 1,000 विल बी पे टू ईच पर्सन। A भी 1,000 देगा, B भी 1,000 देगा, C भी 1,000 देगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, उनमें से कोई एक फोर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल A फोर्थ हो गया या B फोर्थ हो गया या C फोर्थ हो गया, तो किसी एक के फोर्थ हो जाने से क्या होगा कि उसके जो लीगल एज होंगे दे आर एंटाइटल्ड कि वो उसको रकम जो है वो पूरी करे। मतलब अगर A के फोर्थ हो गया है तो B and C along with the legal वो पे करेंगे उस amount। ठीक है, लीगल एज जो है A के वो पे करेंगे उस अमाउंट को B और C के साथ। आगे देखिए, एनी वन ऑफ प्रोमिसर A, B and C jointly promise to pay D rupees 3,000. D may compel either A or B and C or any two of all of them to pay. A, B and C वो प्रॉमिस करते हैं कि D को वो 3,000 देंगे। तो जब उन्होंने प्रॉमिस कर लिया तो D is entitled to be demand either A, either B, either C, either B and C, either A and C, either A, B, C। तो या तीनों से या किसी दो से या किसी एक से या किसी इंडिविजुअली एक से वो डिमांड कर सकता है कि भाई आपने कॉन्टेक्ट किया लिहाजा मुझे 3,000 दें। डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। A, B and C are under joint promise to pay rupees 3,000 to D. If C is unable to pay anything, then A and B must pay rupees 50,000, 1,500 each. अगर A, B and C ने कॉन्टेक्ट किया कि वो D को 3,000 देंगे तो A, B, C are entitled to pay 1,000 each। लेकिन उनमें से कोई एक अगर अनेबल हो जाता है, पे नहीं कर सकता, देन लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी। तो 50,000 ईच विल बी पे टू डी। तो इस तरह वो 1,500 की जो लाइबिलिटी जो है उन पर आ जाएगी। ऐसी है रिलीज ऑफ प्रोमिसरी।
आगे देखें, A, B and C are under a joint promise to pay rupees 3,000 to X. X release C's for liability. A and B remains liable to pay to X. C is not released from the liability to A and B. A and B can recover from C. अब इसमें क्या है कि A, B and C ने प्रॉमिस किया कि वो B X को 3,000 देंगे. X ने C को रिलीज कर देगा, भी मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन A and B जो है वो मुझे दे. A and B जो है वो X को 3,000 मुकम्मल करके देते हैं. तो चूंकि X ने रिलीज किया C को, लेकिन A and B जो है वो X को रिलीज नहीं करेंगे. दे डिमांडेड दैट अमाउंट व्हिच दे हैव पेड, व्हिच द C हैव टू पे टू D, वो C से बाद में रिकवर करेंगे कि भाई जो हमने C को 500 रुपए दिए हैं A और B ने, तो वो आप हमें दें. आगे देखिए. अच्छा, ये टाइम अभी है. असाइनमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. An assignment means transfer. Assignment of a contract means transfer of rights and liabilities to a third party. It may occur by act of parties, operation of law. अब इसमें क्या है कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना किस चीज को, राइट एंड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज. अब वो किस तरह है कि एक्ट ऑफ द पार्टीज के अमल से होगा या ऑपरेशन ऑफ लॉ, या जहां पर लॉ जो है ऑपरेट होगा उससे. एक्ट ऑफ द पार्टीज में क्या आएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सन्स ऑल. अब एक्ट ऑफ द पार्टीज में जो किसी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ द पार्टीज. और जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट को करवाना, दैट इज कॉल्ड, दैट इज रिलेटेड टू लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ. वो ऑपरेशन ऑफ लॉ में आता है. आगे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. The rights and benefits cannot be assigned if they are of personal nature. Personal nature से मुराद जो पर्सनल है, पर्सनल नेचर से है, वो राइट एंड लायबिलिटी जो है वो आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो साइन नहीं कर सकते. क्लेम कैन बी साइंड ओनली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. अब इसमें क्या है कि अगर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और कोई एक फोत हो गया, तो लायबिलिटीज एंड राइट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द लीगल एज ऑफ द डेड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन. जो शख्स फोत हो गया, उसके फोत हो जाने से वो तमाम राइट एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द लीगल एज. लीगल एज में बाप बेटी, बाप बेटे बेटियां और वालिदा, दो ज्यादा लीगल एज. जो लायबिलिटी और जो राइट्स होते हैं वो उनको ट्रांसफर हो जाते हैं. देन दे हैव टू बी फुलफिल द कंप्लायंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई जो है शख्स जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन द कोर्ट हैज बीन डिसाइड टू बी अपॉइंट द रिसीवर टू लुक आफ्टर दैट प्रॉपर्टी, और उसके मुताबिक वो उसकी डायरेक्शन दे सकती है. परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. रेसिप्रोकल प्रॉमिस को होता है कि वंस यू मेक अ प्रॉमिस, तो जो आपने प्रपोज किया उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन दैट एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू कंडीशन. फॉर एग्जांपल, कि आपको ये कहें कि आप मुझे गाड़ी डिलीवर कर दें, तो मैं आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है. तो वो कहता है ठीक है डिलीवर कर दे, पर यू हैव टू बी डिलीवर दैट कार एट माय डोर. तो दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस. एक तो ये हो रहा है ना आपका वायदा कि गाड़ी डिलीवर करनी है, वो पेमेंट करेगा, लेकिन वो ये कंडीशन लगा देता है कि यू हैव टू बी डिलीवर दैट कार एट माय डोर. तो दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस. तो मतलब कि उसी में एक तरफ, तो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक तरफ जो प्रॉमिस होता है और दूसरा प्रॉमिस ही होता है. सेम टाइम जो प्रॉमिस होता है वो प्रोमिसोर हो जाता है, और जो प्रोमिसोर होता है वो प्रॉमिस ही बन जाता है. आगे देखें, फिक्स ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. अब इसमें फिक्स ऑर्डर परफॉर्मेंस में क्या है कि मतलब आप किसी को ये कहते हैं कि मेरा घर बना दे, तो वो कहता है ठीक है मैं घर बनाता, मैं इसके 10 लाख लूंगा. दैट इज द फिक्स ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो जो घर बनाता है जिसके एवज वो 10 लाख रुपया उससे लेता है. आगे देखिए, कंडीशनल परफॉर्मेंस.
A promised to sell 100 bags of cotton to be delivered next day. B to pay within a month. अब A और B के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉटन उसने देना है, डिलीवर करना है नेक्स्ट डे, और वो उसकी पेमेंट देगा उसको 1 मंथ के बाद, लेकिन वो उसको डिलीवर नहीं करता नेक्स्ट डे, वो मतलब 10 दिनों के बाद देता है, तो उसने पेमेंट 1 महीने के बाद ही देनी है। लेकिन अगर वो ले लेता है तो वो उसके खिलाफ कंपनसेशन का केस कर सकता है कि आपने जो नेक्स्ट डे देना था आपने 1 हफ्ते के बाद दिया, उससे मेरे कस्टमर्स खराब हो गए और मेरा जो प्रॉफिट मुझे होना था वो मुझे लॉस हो गया, तो उसमें आप कंपनसेशन से डिमांड कर सकते हैं। कंडीशनल परफॉर्मेंस, A promised to sell 100 bales of cotton to be delivered next day. B promised to pay within a month. ये आपको हो गया। आगे देखें लीगल एंड इलीगल परफॉर्मेंस। लीगल और इलीगल परफॉर्मेंस में एक जो एग्रीमेंट किया जाए, मसलन ए बी से एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको ये घर 1 लाख में बेच देता हूँ, लेकिन साथ ही जो if B uses the house for gambling, he will pay for. अब वो कहता है कि अगर वो घर को गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा तो उसके लिए वो उसको 5 लाख दे सकता है, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो 1 लाख दे के वो घर ले रहा है, दैट इज लीगल। और व्हेन ही सेड कि ही वांट टू बी यूज फॉर दिस हाउस फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग, और उसके लिए वो 5 लाख देने के लिए तैयार है, तो वो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, तो वो इलीगल हो जाएगा क्योंकि गैम्बलिंग इज नॉट लीगल। तो उसका इस अमल करने से जो उसका जो एक अमल लीगल था वो इलीगल हो गया। अल्टरनेटिव प्रॉमिस, he agrees to pay 1 lakh to B, for which B shall deliver either rice or whom it is the valid contract as to the rice and illegal। अब इसमें यही है कि अल्टरनेटिव प्रॉमिस में कि एक प्रॉमिस किया जाए कि मैं आपको 1 लाख दूंगा, चाहे आप चावल दे दें या अफीम दे दें। अगर आप चावल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लीगल होगा, और अगर आप अफीम 1 लाख की लेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम से मुराद ये है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाए 6 बजे का, तो आपने वो जो गुड्स जो डिलीवर करने थे 6 बजे से थोड़ा देर पहले 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचा देते, दैट इज रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम से ये भी मुराद है कि जो रूटीन की प्रैक्टिस चल रही हो और उसी प्रैक्टिस के दौरान उसी टाइम फ्रेम में आप उसको वो डिलीवर करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रीजनेबल टाइम। स्पेसिफिक डेट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक डेट है कि इस तारीख को आपने माल भेजना है, देन यू आर बाउंड टू बी डिलीवर दैट गुड्स ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। अगर आप उससे पहले भेजते हैं या बाद में भेजते हैं तो देन यू आर बाउंड टू पे द कंपनसेशन, क्योंकि उसके पास हो सकता है उसका अरेंजमेंट ना हो कि उसको कहाँ रखना है। प्रॉपर प्लेस, तो अगर आपके साथ एग्रीमेंट किया जाए कि प्रॉपर प्लेस पे भेजा जाए, मतलब आपको वो कहे कि ये माल आपने मेरे शॉप पर भेजना, आप शॉप पे भेजने के बाद उसके वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, उसके गोडाउन में भिजवा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो डिलीवरी उसने अपने शॉप से करनी थी वो वहां से अगर करेगा तो उसको हो सकता है उसके जो फ्रेट है वो उसका बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, तो इस तरह उसको वो लॉस हो सकता है। लिहाजा जो प्रॉपर प्लेस जो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कही है कि इसको गोडाउन में, वेयर हाउस में या शॉप पे कर आपने इसको भिजवाना है, तो देन यू आर बाउंड टू बी सेंड द गुड ऑन दैट स्पेसिफिक प्लेस। रीजनेबल प्लेस, he agreed to deliver rice to B on 1st June but no place was fixed। अब अगर आप ए बी से डिमांड करता है कि मुझे राइस भेज दें 1 जून को, लेकिन उसने कोई प्लेस फिक्स नहीं की, देन यू हैव टू बी सेंड राइस ऑन रीजनेबल प्लेस। मतलब आपको उसके घर का पता है, आपको उसकी शॉप का पता है, आपको उसके गोडाउन का पता है। अब आपको रीजनेबल किस तरह पता चलेगा? रीजनेबल इस तरह पता चलेगा जहां नॉर्मली आप उसका गुड्स जो है डिलीवर करते थे, राइस भिजवाते थे। सो नॉर्मली अगर वो शॉप पर मंगवाता था तो आपका काम होगा कि उसकी शॉप पे भेज दे, या अगर वो गोडाउन पे माल आपसे ज्यादा मंगवाता था तो आप उसको गोडाउन पे भेज दे। दैट इज द रीजनेबल। तो यानी कि जो आपकी नॉर्मली प्रैक्टिस उस बंदे के साथ चल रही थी तो आप उसको यूज करते हुए जब करेंगे तो दैट इज कॉल्ड
रीजनेबल प्लेस, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्लेस मेंशन नहीं थी, लेकिन आपने प्रीवियस प्रैक्टिस के हवाले से उसको करना है, परफॉर्म करना है और उसको वहां डिलीवर कर देना है। आगे देखें, प्रेस्क्राइब बाय promises. A owes a B rupees 100. B agrees to send a note for rupees 100 by post. The debt is discharged as soon as B sends the note by post to A. A B से बारो करता है 100 रुपीज, अगेंस्ट उसके जो है जो नोट है वो उसको पोस्ट कर देता है थ्रू पोस्ट। जैसे ही वो उसको रिसीव होती है तो वो उसको क्या कहता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है उस लाइबिलिटी से जो उसने 100 लिए थे और उसको 100 देने थे, लेकिन उसको नोट फॉरवर्ड कर दिया और थ्रू पोस्ट किया। जैसे ही वो उसको रिसीव हुआ तो वो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। आगे देखिए, टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Time is of the essence means that time is an essential element of the contract and the concerned parties must perform their promise within specific time. The following are the rules in the regard. अब स्पेसिफिक टाइम में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करनी होती है। अगर आप स्पेसिफिक टाइम जो दिया हो कॉन्ट्रैक्ट के उसके मुताबिक ना करें तो उससे दूसरी पार्टी को ठीक ठाक लॉस हो सकता है, लिहाजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो स्पेसिफिक टाइम आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो उसमें उस चीज को फुलफिल करें। एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में एस एग्रीड टू डिलीवर 20 बुक्स टू वाई ऑन 12 मई 2011। अब इसमें आपने एग्रीड हुए, एक बुक्स आपने मंगवाई है, आपने कहा कि जो आपने बुक को ना 2011 में मई तक भिजवाना है, लेकिन वो 12 में भेजता है तो वो एडिशन तो निकल गया 11 का, अब 12 का न्यू एडिशन आ गया, तो ये क्या हो गया, इससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो गया, क्योंकि आपने उसी तारीख को और वही एडिशन भेजना था, लेकिन आप 1 साल के बाद ये भेज रहे हैं तो उसकी अब जरूरत नहीं रही। A promise to deliver a car to B next, not the essence of the contract. A promise to deliver a car to B on 1st May, A delivers it on 9th May, B have to accept the delivery, B can claim damages only. अब A और B के जहाँ ये तय पाया था कि वो गाड़ी 1 मई को भेजे, वो 1 को नहीं भेजता, 9 को भेजता, वो 9 को गाड़ी तो रख लेता लेकिन साथ कंपनसेशन डिमांड करता। कभी आपने यकम को मैंने कहा था और आप 9 को लिख रहे हैं, तो इस दौरान जो मैंने ट्रैवल करना था तो मुझे लॉस हुआ, आई हैव टू पे फॉर रेंट ए कार, तो अब वो यू हैव टू पे, नो यू आर बाउंड टू कंपनसेट मी, वो डिमांड कर सकता है। डिलेड परफॉर्मेंस, A promised to supply bricks to N on 4 May, M delivers the 8th May and accept the delayed delivery. Later N cannot claim damages. अब क्या है कि M ने ब्रिक्स मंगवाई थी 4 तारीख को और 8 को उसने ले ली, लेकिन उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो then he is not entitled to the demand further। अच्छा नेक्स्ट ये बाकी थोड़ा जो है ये आपने खुद ही पढ़ना है।